वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी फर्स्ट ईयर वालों को सितंबर 2015 में जो एमसीक्यूज का पेपर आया था उसके बारे में। उस टाइम पे 10 एमसीक्यूज थे, तो 10 एमसीक्यू आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट वन, IFRS स्टैंड फॉर। IFRS का मतलब क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बी। IFRS stand for International Financial Reporting Standard. Second one, rupees 10,000 spent on the installation charges of machine. मैंने कोई मशीन परचेज किया हुआ है उसको मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ, तो उसके पीछे मेरा जो भी एक्सपेंस होगा वो ऑब्वियसली मशीनरी अकाउंट में ही प्लस हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है मेरे को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। थर्ड वन, the same accounting policy and procedure should be followed every year in accordance to blank concept। चलो क्वेश्चन बोला है हर एक साल सेम मेथड, सेम पॉलिसी, सेम प्रोसीजर, जो भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट लिख रहे हैं सेम पॉलिसी सेम प्रोसीजर अप्लाई करनी है। तो ये किस में बोला हुआ है? कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ही क्या होगा? एवरी ईयर हम सेम पॉलिसी अप्लाई करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ वन, द कॉस्ट ऑफ रिमूविंग स्टॉक ऑफ मटेरियल फ्रॉम ओल्ड साइट टू न्यू साइट। चलो पुरानी साइट पर से नई साइट पर मटेरियल ट्रांसफर करने की कॉस्ट, ऑब्वियसली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बहुत बार एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना होता है, तो उसके पीछे जो भी खर्चा होगा वो एवरी ईयर हो सकता है, दैट फॉर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिफ्थ वन, the accounting treatment and presentation of the transaction and event should be governed by their substance and the financial reality and not merely with their blank form। पता है यार, ऑब्वियसली लीगल फॉर्म होगा, जो लीगली एंट्री है वही हम ट्रांजैक्शन या इवेंट रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स वन, irrecoverable amount from the customer is recorded in the journal as। हमारे पास कोई डेटर है, डेटर इंसॉल्वेंट हो गया या तो फिर पैसे देने से मना कर रहा है, तो उसके पास जो भी अमाउंट रिकवरेबल है और वो नहीं मिल रही है तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट। तो हमारा आंसर होगा ए, बैड डेट। सेवेंथ वन, आउटस्टैंडिंग रेंट इज द टाइप ऑफ। चलो अकेला अगर रेंट होता तो नॉमिनल अकाउंट आता था, बट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है, किसी बंदे को मेरे को पेमेंट करना है, तो ऑब्वियसली पर्सनल अकाउंट, और आउटस्टैंडिंग है तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। 8.1, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट एज ऑन 1st April 2014 was 2 lakh। The firm purchased machine costing 5 lakh on 1st October 2014, another machine costing 3 lakh on 1st January 2015। The firm provide depreciation at the rate 10% per annum under written down value method। The depreciation for the year ended on 31st March 2015 will be। depreciation की अमाउंट पूछिए। हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 मशीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग में हमारे पास मशीन है 1st April 2014, 2 लाख का मशीन है। देन आफ्टर हमने अनदर एक और मशीन परचेज किया हुआ है 1st October 2014 के दिन, उसकी वैल्यू है 5 लाख। और एक और मशीन भी हमने ऐड किया हुआ है ऑन द डेट ऑफ 1st January 2015, कॉस्टिंग ऑफ ₹3 लाख। क्वेश्चन हमारे पास से डेप्रीशिएशन कितना रहेगा, तो डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% है, तो 10% कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरे पास अमाउंट होगी 20,000। अगर मैं इसका 10% कैलकुलेट करने जाऊं तो मेरी अमाउंट होगी 50,000। मैं इसका 10% कैलकुलेट करूंगा तो मेरी अमाउंट होगी 30,000। बट इसका मैं टोटल करूं सर 1 लाख डेप्रीशिएशन, तो सर आंसर क्या होगा हमारा? बी। नहीं, यहाँ पे देखो ये मैंने फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट डेट है, दैट मीन्स जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसकी फर्स्ट डेट है, तो मैं पूरे साल इसको यूज करूंगा, तो ये तो डेप्रीशिएशन में पूरे साल का कैलकुलेट करूंगा। तो 20,000 into 12 divided by 12, तो 20,000 इसमें तो पूरा कैलकुलेट होगा। बट ये मैंने जो सेकेंड वन है मशीनरी, वो मैंने 1st October को ही परचेज किया हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो मैंने तो यहाँ पे 6 मंथ ही इसको यूटिलाइज किया हुआ है, तो ऑब्वियसली 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे मेरे को हो जाएगा 25,000। तो वैसे तो देखने जाए तो ये मशीनरी जो है थर्ड वाली मशीनरी, वो तो हमने 1 जनवरी को यूज किया हुआ है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च सिर्फ 3 महीने हमने यूज किया हुआ है, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, तो 7,500। तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, 20,000 प्लस 25,000 45,000 और 45,000 प्लस 7,500 52,500। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9th one, an account which the total is heavier on the debit side is to have a blank balance। चलो, अगर मैं कोई लेजर अकाउंट बना रहा हूं और मेरा टोटल डेबिट साइड पे ज्यादा आ रहा है, तो सेम टोटल मैं क्रेडिट साइड पे रखूंगा और जो भी डिफरेंस आएगा उसको बाय बैलेंस कैरी डाउन या फिर कैरी फॉरवर्ड बोल सकते हैं। तो अगर क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डेबिट बैलेंस। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर, डेबिट बैलेंस। एंड लास्ट वन, इन अ जर्नल द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। जर्नल एंट्री हम जब भी लिख रहे हैं तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। दैट मींस जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ है उस ट्रांजैक्शन की पहले एंट्री होगी, जो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है उसकी बाद में एंट्री होगी। दैट मींस एज पर टाइम हम एंट्री कैलकुलेट करते हैं, जो ट्रांजैक्शन पहले होता है वो पहले, बाद में होता है वो बाद में, उसके बाद होगा वो बाद में, नेक्स्ट वन। तो टाइम के हिसाब से लिखा जाता है। Therefore chronological is the correct answer, therefore C is the right answer, chronological order। तो ये हुआ हमारा सितंबर 2015 के रिलेटेड पेपर। इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप शो कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।